नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र पर 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, 10 प्रश्न तो प्रश्नावली के हैं और 10 प्रश्न मॉड्यूल पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं से चयनित किए गए हैं, जो कि निष्ठा प्रशिक्षण के बाद 15 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एजुकेशनल समस्याओं का निराकरण हम अपने YouTube के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। और ताकि आप इससे वंचित न हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज जो है निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की जो प्रश्न श्रृंखला है वो आपके समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय के सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 है, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन, तो जो सही विकल्प है वह है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं होती है। पर्यावरण अध्ययन क्लास 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5 के लिए है, परंतु कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है तो क्या है? विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। वैज्ञानिक नियम याद नहीं कराए जाते हैं, अवधारणाओं की समझ विकसित की जाती है। विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक नियम और परिभाषाओं को याद करना नहीं सिखाया जाता है। याद कराया जाना एक सीखने सिखाने की अच्छी तकनीक और कार्यनीति नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रा, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने वाले 3 रा यानी 3R, तो क्या है? रिड्यूस करना, रिड्यूस यानी कम करना, पहला R है। दूसरा R है रिफ्यूज करना, रीयूज करना, रीयूज पुनः उपयोग करना। और तीसरा R जो है वो है रिसाइकल, पुनः चक्रित करना, माने रिसाइकलिंग। तो इस प्रक्रिया से पर्यावरण संतुलित रहता है, पर्यावरण कम प्रदूषित होता है।
रिड्यूस करना, यानी किसी चीज़ों का जो उपयोग आज हो रहे हैं उनको कम करना। जो रासायनिक उपयोग हो रहे हैं, जो प्लास्टिक उपयोग हो रहे हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो तत्वों का उपयोग किया जा रहा है, उनको कम करना, उनका पुनः उपयोग करना, रीयूज करना, उसी चीज का पुनः उपयोग किया जाए और रिसाइकल करना, पुनः चक्रित करना। तो ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के ये 3 राह हैं, 3 आर हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो बाकी सभी उसमें हैं। प्रश्नावली में आप देखेंगे तो बाकी निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है तो ये है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। ये गलत है। बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन नहीं करता है। पाठ्यचर्या का सर्जन पिछले वीडियोज में हम दिखा चुके हैं कि पाठ्यचर्या का जो सर्जन करता है वो है विद्यालय, वो है शिक्षक। पाठ्यक्रम का आपको याद होगा, पाठ्यक्रम का सर्जन कौन करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की गाइडलाइन में सरकार द्वारा बनाई गई शैक्षिक संस्था जैसे एनसीईआरटी या सीईआरटी ये पाठ्यक्रम का निर्माण करता है और पाठ्यचर्या का सर्जन कौन करता है? विद्यालय, शिक्षक। प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो बच्चों के बीच में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने का जो मदद करता है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगर आप कक्षा में सहयोगी और सहकारी यानी कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देंगे तो निश्चित है कि बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होगा। तो ये 6 प्रश्न सभी सही होंगे। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 दोस्तों ये है आपके समक्ष, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। जांच पड़ताल के अवसर बच्चों को उपलब्ध करवाना चाहिए, उसी से बच्चे सीखें, तभी उनमें अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। और बाकी 3 जो विकल्प है वो गलत है, आपको इसी विकल्प में टिक करना है। अगला प्रश्न है 8, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता। पर्यावरण अध्ययन किसे बढ़ावा नहीं देता? तो उन 4 को देखेंगे तो चारों में 3 विकल्प ऐसे हैं जिनको पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा देता है। लेकिन परिभाषाओं को याद करना इस तथ्य को पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता है। याद करना बच्चों के वश की बात नहीं है। बच्चों को गतिविधि के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, परिस्थितियों को क्रिएट करके उनको सिखाया जाना चाहिए। परिभाषाओं को याद करने का बोझ उन पर कभी नहीं डालना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसका उत्तर जो होगा वो ये है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। बाकी सभी गलत हैं। इसका आंसर क्या है? इसमें आपको टिक करना है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। प्रश्न क्रमांक 10 पे हम आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है?
विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए सबसे उपयोगी जो विकल्प है वो करना है उसमें। तो सबसे उपयोगी जो विकल्प है वो है रूब्रिक्स। उसको रूब्रिक्स को कहते हैं मापदंडों का सेट। किसी भी विषय पर बच्चों का आकलन करने के लिए कई मापदंड निर्धारित करते हैं और कई मापदंड जो होते हैं उसे ही रूब्रिक्स कहा जाता है। एक गुण का आकलन करने के लिए हम कई मापदंडों को निश्चित करते हैं और कई मापदंडों के आधार पर किसी गुण की हम जांच करते हैं। तो जो कई मापदंडों का जो समुच्चय होता है, कई मापदंडों का जो सेट होता है, वही है रूब्रिक्स। प्रश्न क्रमांक 11 है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करते हुए पर्यावरण अध्ययन नामक विषय किस पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा विकसित हुई। दोस्तों अभी यहाँ तक 10 प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपकी प्रश्नावली जो है मॉड्यूल 8 की प्रश्नावली, यहाँ तक प्रश्न है उसमें प्रश्न क्रमांक 10 तक। और प्रश्न क्रमांक 10 तक जो हमने उत्तर बताए हैं उन उत्तर को आप अगर टिक करते हैं तो आपको 10 में 10 आंसर मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10। अब हम 10 और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। चूंकि प्रशिक्षण के बाद जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ऐसी तैयारी हमें होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 उसी मॉड्यूल से है और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयुक्त भी हैं। ये आगे के 10 प्रश्न, तो यहाँ से हम आगे के 10 प्रश्न शुरू करते हैं। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करते हुए पर्यावरण अध्ययन नामक विषय किस पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा विकसित हुआ, तो वो है एनसीएफ 2005। जब एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जब बनी है, उसके पहले विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को प्राथमिक स्तर पर अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो गाइडलाइन थी, जो निर्देश था, उसके मुताबिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करके पर्यावरण अध्ययन नामक विषय बनाया गया है और वर्तमान में वही प्रचलन में है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 पर हम दृष्टिपात करेंगे। वर्तमान में एनसीईआरटी किस पाठ्यचर्या की रूपरेखा के गाइडलाइन में पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री निर्मित कर रहा है, तो वो है एनसीएफ 2005 की गाइडलाइन के तहत इस समय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्माण कर रहा है। अब हम प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं और हमारा प्रश्न क्रमांक 13 ये है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए विषय अगर हम बात करें तो कौन कौन से विषय हैं जो पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए हैं, तो वो है सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, मैथमेटिक्स, भाषा यानी गणित और लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए, भाषा पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में अगर बच्चा भाषा नहीं सीखेगा तो पर्यावरण को नहीं सीख सकता है। तो अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। एनसीएफ 2005 के तहत प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो वो है प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो थीम आधारित है। प्रश्न क्रमांक 15 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए कार्यनीतियाँ। शिक्षण अधिगम के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए जो कार्यनीतियाँ हैं वो इस प्रकार, कौन कौन सी कार्यनीतियाँ हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं, कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, अगर ये कहा जाए तो इसको हम सब चीज कह सकते हैं। तो
क्या है, प्रोजेक्ट द्वारा हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आयोजित कर सकते हैं, परिचर्चा द्वारा, प्रयोग और अन्वेषण द्वारा, सर्वेक्षण और साक्षात्कार द्वारा, अनुभव साझा करके, शेयरिंग एक्सपीरियंस को शेयर करके, भूमिका निर्वाह जिसको रोल प्ले कहते हैं, नाटक वगैरह करके, और क्षेत्र भ्रमण। इन माध्यमों से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 16 पर हम आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 ये है, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। तो जितने जल संसाधन हैं, क्या सभी जल संसाधन जल भंडारण हैं? तो हैं, इसलिए ये कथन पर अपना व्यू स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये अपना व्यू है, ये सही है। सभी जितने जल संसाधन है वो जल भंडारण हैं। और अगला प्रश्न है, क्या सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं? सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं? तो ऐसा नहीं है। सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन नहीं है, अर्थात ये गलत है। ये वाक्य हमारा गलत है। अब है अगला वाक्य हमारा, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। जो जल संसाधन है वो प्राकृतिक भी है, जैसे नदी प्राकृतिक भी है और कुआं मानव निर्मित है। तो दोनों ही जल संसाधन हैं। तो अर्थात ये वाक्य सही है। प्रश्न क्रमांक 19 है, जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल स्तर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जल संसाधन जितने हैं उसमें पीने योग्य भी जल होते हैं। जैसे तालाब में है, कचड़े हैं, गंदगी है, तो क्या हम पिएंगे पानी? नहीं पिएंगे। तो कुछ जल संसाधन ऐसे हैं जहां पीने योग्य पानी हैं। जैसे नदी का जल बहता हुआ है, अब बहता हुआ जल प्रायः शुद्ध होता है, तो वो पीने के लिए उपयुक्त है। तो जल संसाधनों में पीने योग्य जो बोर का पानी है, जो बोर करके पानी निकाला जाता है, वो जमीन के अंदर से निकलता है, वो भी जल संसाधन है, वो पीने योग्य है। तो जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं। तो यह वाक्य हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 20 है, जल संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित हैं। तो क्या यह सही है? तो नहीं, जल संग्रहण इकाइयां मानव निर्मित ही नहीं, वो प्राकृतिक भी हैं। तो इस प्रकार हम निष्ठा प्रशिक्षण के 20 प्रश्नों पर अभी आपके समक्ष दोस्तों चर्चा किए, और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का नोट्स तैयार करते होंगे, और न करते हो तो पुनः अभी भी आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगली परीक्षा जब होगी तो आपको समस्या आ सकती है। तो आपको समस्या न आए और आप इस नोट्स को तैयार करते रहें, और अंत में प्रशिक्षण के बाद 15 दिन की तैयारी करके नोट्स को रिपीट करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं, आपसे हमारा यह आग्रह है कि हमें एक उत्साहवर्धन के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आगे के भी काम पूरे उत्साह से आपके लिए कर सकूं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।